सीरियसली अगर ये पूरी वीडियो आपने अब तक देखी है तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है जो एग्जाम में आए और आपने ना पढ़ा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। मैं हूं बीपी और मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1। कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चाहे वो हो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एक्टिविटी क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपकी रिएक्शंस हो, बैलेंस इक्वेशंस, एवरीथिंग। तो चलिए फटाफट से इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो इसलिए ये हो जाता है आपका फास्ट रिवीजन, नहीं स्मार्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को। भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को समझने से पहले हम समझते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। मतलब दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम ऐसे चेंज को बोलते हैं जब हमारे पास में कुछ ऐसा चेंज हो जिसके अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ना बदले। जैसे पानी को आप भाई फ्रिज में रख दो, फ्रिज में पानी को रख देंगे तो क्या होगा, आइस बन जाएगी ना। लेकिन वापस आइस से आप वाटर कन्वर्ट कर लेंगे, वाटर बना सकते हैं। मतलब कुछ केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम वाटर का वाटर ही है। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। पर अगर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं केमिकल चेंज। तो चेंज क्लियर हो गया। अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो हमारे चैप्टर का नाम है भाई। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, वो प्रोसेस है जब केमिकल चेंज हो रहा होता है ना, उसी केमिकल चेंज के प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फटाफट से देख भी लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ओकर्स इन ए सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल जब चेंज हो रहा होता है तो होता क्या है उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, फिर नए बॉन्ड बन रहे होते हैं एटम के बीच में, और फिर एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इसके कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल भी हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन भाई हर जगह है। रात को दूध छोड़ दो अपने टेबल पर, समय के टाइम पर जनरल दिन में भी छोड़ दोगे भाई, शाम तक दूध खट्टा हो जाएगा, दूध स्पॉइल हो जाता है, बिल्कुल स्पॉइलिंग इन समर। तो ये क्या है, ये एवरीडे लाइफ के एग्जांपल हैं, कुछ जादू थोड़ी ना है। जैसे दही बना देती है हमारी मम्मी दूध से। अब कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना मैजिक थोड़ी ना है भाई, केमिकल रिएक्शन है, हर रोज करते हैं हम। मिल्क सोयरिंग हो, चाहे कर्डिंग ऑफ मिल्क हो, रस्टिंग ऑफ आयरन हो, फर्मेंटेशन हो, कुकिंग भी केमिकल रिएक्शन है। अब डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है। हमारे पेट के अंदर भी क्या होता है, HCl। पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी अच्छे से। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है भाई। इसके अंदर भी केमिकल चेंज हो रहे होते हैं। CO2 भी अंदर जा रहा है, O2 भी अंदर जा रहा है, बाहर हमारे, फिर हम O2 अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, CO2 को बाहर रिलीज कर दे रहे हैं। तो ये सब केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जब होता है हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये तो थे केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ के, याद रहेंगे। मिल्क सोयरिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन, कुकिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सिंपल सी बातें हैं। अब फटाफट से हम समझते हैं, पता है क्या, कि केमिकल रिएक्शन तो हमने समझ लिया कि केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड नहीं बनेंगे, नया सब्सटेंस बनेगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे केमिकल सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाउ टू आइडेंटिफाई, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के मेजरली 4 तरीके हैं। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजरली कितने तरीके हैं भाई, 1 2 3 4, ओनली 4 तरीके हैं। पहचान होती है ना भाई सबकी। जैसे आपको दूर से देखकर ही पहचान लेंगे कि भाई, जैसे मुझे मेरी अपनी एक पहचान है कि भाई मेरे इधर राइट सीट पर देखो यहाँ मोल है, या बहुत सारी पहचान होती है ना सबकी, सबको पहचान लेते हैं कि उसकी नाक लंबी है, उसके शोल्डर ब्रॉड है। इस तरीके से ऐसे ही केमिकल रिएक्शन की भी पहचान होती है। और 4 साइंस है। 4 साइन कौन कौन से हैं, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकता है। उसका भाई कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल से ब्लू, ब्लू से पर्पल, या कलरलेस, कुछ भी कलर चेंज हो जाएगा। गैस का इवोल्यूशन होगा। अरे जैसे भाई जिंक के अंदर आप HCl मिला दो तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, बबल्स के में गैस बाहर निकलती है, वही तो होती है हमारी गैस। तो गैस का इवोल्यूशन होता है। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या फिर टेम्परेचर कम भी हो जाता है। तो ये हमारे 4 साइंस है। इनमें से कम एटलीस्ट 1 साइन आपको देखने को मिलेगा जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और हो सकता है ये चारों मिले। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, 4 मेजर है, एक और पर्सिपिटेशन और फॉर्मेशन और पर्सिपिटेट का बनना भी एक साइन होता है केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का।
तो केमिकल रिएक्शन तो अब आप पहचान लोगे, करेक्ट। तो अब फटाफट से हम किसको समझ लेते हैं, एक एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई एक्टिविटी से। एक्टिविटी 1.1 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। पता है जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम हमारा ऐसा दिखता है, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, जब भी किसी चीज को हम बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो रिएक्शन में O2 लिखते हैं। तो बर्निंग ऑफ जब मैग्नीशियम होता है तो हमको क्या मिलता है, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और पता है जब मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे होते हैं ना, तो एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है, चमकदार फ्लेम, वो शाइनिंग फ्लेम निकलती है। जैसे दिवाली पर अभी भी पटाखे फोड़ोगे ना, फायर क्रैकर्स, तेज अनार बम वगैरह जो होते हैं, तेज डेजलिंग फ्लेम, कुछ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो ऐसे ही डेजलिंग फ्लेम होता है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, इट चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भाई इसकी रिएक्शन कौन सी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको इस तरीके से हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू भाई MgO। करेक्ट। अब ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करेंगे, बात करेंगे अभी 1 मिनट बाद, बैलेंस रिएक्शन को भी समझेंगे। तो ये था भाई हमारे पास में एक्टिविटी 1.1, बहुत सिंपल। अब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले थोड़ा सा सैंड पेपर से उसको रब कर लेते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो लेयर है पहले से ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, हट जाए और हमारा मैग्नीशियम जो अच्छे से बर्न हो, इसलिए उसको हम रब कर लेते हैं पहले से। चलिए एक्टिविटी 1.1 तो आपने समझ ली होगी। अब हम समझते हैं रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन समझ लिया हमने, पहचानते कैसे हैं वो भी समझ लिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई। रिप्रेजेंट करने के तरीके देखो, वर्ड इक्वेशन में तो हम समझ चुके हैं। वर्ड इक्वेशन अगर आप वर्ड के अंदर उसको लिखो कि भाई मैग्नीशियम MAGNE, ऐसे पूरा स्पेलिंग लिखे, स्पेल करके लिखे वर्ड इक्वेशन। फॉर्मूले में लिख देंगे तो हो जाएगा भाई वो केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला। और भाई टर्मोलॉजी, एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। चलो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं भाई, ये हमारे पास में क्या है, वर्ड इक्वेशन। हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड इक्वेशन, ये है केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल इक्वेशन कि Mg प्लस O2 आपको मिला MgO। फिर हमने इसको बैलेंस कर लिया, ये आपके पास में होगी बैलेंस इक्वेशन, दोनों तरफ मतलब एटम्स बराबर हो, बैलेंस इक्वेशन। तो ये था वर्ड इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन। तो हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट बेसिकली केमिकल, कह लीजिए केमिकल रिएक्शंस, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से, केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अच्छा एक और बात कि भाई, अच्छा वर्ड इक्वेशन बेटर समझ में आएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल इक्वेशन Mg प्लस O2, मतलब इसको आपने लिख दिया सिंबल्स में, केमिकल फॉर्मूले में, तो इसको बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन भाई। अच्छा इस तरफ LHS में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, RHS में क्या होते हैं, प्रोडक्ट। इतनी सी बात है, सिंपल। जो LHS में लिखे जा रहे हैं रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट उधर है वो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, मतलब जो हमने यूज करा है रिएक्टेंट, जो बन गया नया सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बीच में हम एक एरो से सेपरेट करते हैं, इसको बोलते हैं एरो, इसको बोलते हैं भाई एरो। LHS रिएक्टेंट, RHS प्रोडक्ट, बीच में एक एरो, दोनों को सेपरेट कर दे भाई, दोनों भाई अलग अलग, कुछ कुछ ऐसा भाई। इजी, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप समझो कि बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मार्क्स आता ही आता है। बैलेंसिंग इक्वेशन छोड़ दिया, मत छोड़ना, मत छोड़ना भाई, करके जाना। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ है ना, पता है क्या कहता है कि ना तो मास कोई मैटर को आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मतलब हमको बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन पहले ही जैसे रिएक्टेंट थे उसके अंदर जितने एटम है और प्रोडक्ट में जितने एटम है वो बराबर होने चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, दैट इज बैलेंसिंग इक्वेशन। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने की वजह से हमको बैलेंस करनी पड़ती है, वरना ये लॉ जो है ना टूट जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा, तो उसका दिल नहीं दुखाना। अब सिंपल टर्म में आप समझ सकते हो क्या होता है बैलेंसिंग इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में रिएक्टेंट के अंदर भी उतने सेम एटम होने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर भी सेम एटम होने चाहिए, इक्वल इक्वल, अलग अलग नहीं करेंगे, इक्वलिटी में बिलीव करते हैं भाई। मेथड ऑफ बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत फेमस है। चलो फटाफट से इसको एक बार बैलेंसिंग मेथड को भी मैं आपको सिखा देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं।
सबसे पहले क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेना है। एक तरफ लिख लेना है आपको यहाँ पर एलिमेंट, क्या लिख लेनी है भाई, एलिमेंट। एक तरफ लिखने एलिमेंट, फिर लिख लेने यहाँ पर रिएक्टेंट, एक तरफ लिख लेने हैं प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या क्या है इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। रिएक्टेंट में कितने हैं यहाँ पर, कार्बन 1, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4 भाई, है ना 4। इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितने है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 2। अब बेटा सोचो यहाँ पर क्या क्या बैलेंस नहीं है, देखो कार्बन यहाँ पर 1 है कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, इधर 2 है, इनके प्रोडक्ट में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब 4 होगा ना, इक्वल तभी होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर भाई 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, करेक्ट, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बढ़ गए प्रोडक्ट के अंदर, तो 2 2 जा मतलब 2 एंड 2 यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन 4। यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो 4 होंगे, तो यहाँ पर भी हमने 2 की मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हमारे पास में हो गए 2 2 जा 4। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन देखते हैं, सारी चीजें बैलेंस है, CH4 ठीक है, और बाकी सारी चीजें हमारे एकदम से बैलेंस है, पर ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन, CH4 O2 CO2 प्लस 2H2O, दैट इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। बहुत सिंपल। अच्छा एक और ट्रिक है कि कैसे आपको याद करना है, इसके लिए मैंने अलग से बनाई है बैलेंसिंग इक्वेशन की ट्रिक्स, आप वो जाकर देख सकते हैं कि सबसे पहले बैलेंस करें मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, आपकी रिएक्शन अपना बैलेंस हो जाएगी। प्रैक्टिस जरूर करना, आपको पीडीएफ में मतलब नीचे आपको पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा अब भाई इसको और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए रिएक्शन को, स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस से हम उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है हमको, जैसे गैसियस स्टेट को हम क्या लिखते हैं, गैसियस स्टेट को हम लिखते हैं G, स्मॉल g, लिक्विड स्टेट को लिखते हैं L, सॉलिड स्टेट को लिखते हैं S एंड एक्वस स्टेट को लिखते हैं AQ। सॉलिड लिक्विड गैस तो सुना है मैम, एक्वस क्या होता है ये, अरे भाई एक्वस पता है क्या होता है, सिंपल सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर एक सॉलिड को मिला दो, जैसे वाटर के अंदर नमक मिला दिया तो क्या होगा भाई, वो एक सॉल्यूशन बनाना, उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन वाटर उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा और क्या रिएक्शन की कंडीशन होती है, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, टेम्परेचर को हीट भी लिख सकते हैं ऐसे ऐसे सिंबल बनाकर। प्रेशर को हम लिखते हैं ATM। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट समझते हो, अरे वही जो कुछ होते नहीं है लोग, दो दोस्त जो आग लगाते हैं, दो दोस्त हैं बढ़िया, एक ने आग आकर लगाई कि अरे तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, एक ने बोला अरे तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, और बस उसको कुछ काम नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे, लेकिन उसकी वजह से आप दो लोग आपस में भिड़ गए। ये कैटालिस्ट का काम सेम ऐसे ही, उसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो रिएक्शन को तेज करवा सकता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकता है या फिर रिएक्शन की स्पीड कम कर सकता है। कैटालिस्ट का बस इतना सा काम है, फिर रिएक्शन हो जाएगी, फिर वो बाहर चला जाएगा। जैसे एक ने कान भरे, आप क्या कर, आप दो दोस्त आपस में लड़ लिए, आप लड़ लिए तो वो आराम से मजे ले रहा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है आपसे। तो कुछ कुछ कैटालिस्ट सेम ऐसे काम करता है। तो भाई एग्जांपल जैसे CO आपके पास में क्या है भाई, ये गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, एरो के ऊपर आपको क्या लिखना होता है, कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटालिस्ट हुआ, ये एरो के ऊपर या नीचे लिखें। फिर आपका CH3OH क्या है, लिक्विड, भाई ये आपके पास में बन गई एक रिएक्शन। तो एक रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको उसके साथ में ये सिंबल्स भी लगाने पड़ते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस एंड एरो के ऊपर कैसे वो रिएक्शन हुई है, गर्म करा है, टेम्परेचर दिया है, कोई कैटालिस्ट यूज किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो सब तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ध्यान से इन चीजों को नोटिस करते हुए चलना है। चलिए अब हम बताए क्या समझने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता है क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जब हीट रिलीज होती है, जब हीट निकलती है, मतलब हीट आउट, हीट बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं एनर्जी इज ऑब्जर्व, जब एनर्जी ऑब्जर्व होती है तब इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। हमको एनर्जी चाहिए होती है, हम एनर्जी एब्जॉर्ब करें तब हमारी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1.4 का एग्जाम्पल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर, अगर क्विकलाइम को एंड वाटर को हम साथ में मिलाते हैं तो हमारी हीट रिलीज होती है, क्या हमारी क्या होती है, यहाँ से हमारी साथ में यहाँ पर हीट रिलीज होती है वाटर के अलावा। तो क्विकलाइम एंड वाटर में हीट रिलीज होती है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हीट रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है। कुछ एग्जांपल है, चलो इसको और बेहतर तरीके से समझा देती हूँ फटाफट से। देखो एक्सोथर्मिक, अब देख रहे हैं ये है एक्सोथर्मिक, आग निकल रही है बाहर, बर्निंग होता है तो क्या होती है, हीट
हीट आपकी आउट होती है, हीट आपकी रिलीज होती है बर्निंग में, रेस्पिरेशन में भाई, कंपोस्टिंग में। ये एग्जांपल 3 एग्जांपल काफ़ी हैं आपके लिए। हीट रिलीज होना, हीट का बाहर निकलना, हीट आउट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? जब हीट हम लेते हैं, एनर्जी को हम लेते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस भाई, जैसे हीटिंग, जैसे फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, सन को एनर्जी देते नहीं है, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइस पैक एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था एक्सोथर्मिक एंड ये था भाई एंडोथर्मिक। आई होप आपको एकदम से ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से टाइप ऑफ रिएक्शन को हम पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम पहली रिएक्शन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, मुश्किल ही आती है, लेकिन पूछते हैं कि रिएक्शन देकर के ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है या कौन सी है डिकम्पोजिशन है या कौन सी रिएक्शन है ये वाली। तो इसलिए ध्यान से समझे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा क्या होता है कि मैनी रिएक्शन से हमारा एक प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट कई सारे हो, मैनी रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट ओनली, दैट इज हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। बहुत ही इसका एग्जांपल है भाई फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होना। पूछते हैं एग्जाम में, या ये भी पूछ लेते हैं कि स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब इसको निकनेम है इसका क्विक लाइम, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब स्लेक्ट लाइम, और साथ में क्या निकलती है? हीट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी ये वाली। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अच्छा, और समझना है अच्छे से, ऐसे समझो कि भाई आपके पास में एक बहुत एक जिसमें आपको रिएक्शन करनी है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक फ्लास्क है, उसके अंदर आपने कई सारी चीजें मिक्स करी, ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, मैनी रिएक्टेंट आपने यूज करे, मिला के आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट, मैनी रिएक्टेंट और मिला के आपको केवल वन प्रोडक्ट। ये क्या है आपके पास में? ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक्टिविटी 1.4, अगर आपने क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम समझते हो भाई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम है, इसका निकनेम होते हैं ना सबके, बहुत सारे निकनेम, गुड्डू, छोटू, मुन्नी, गुड़िया, ये सारे नाम जो होते हैं निकनेम, ऐसे इसका निकनेम क्या है? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में क्या मिलाया आपने? क्विक लाइम में वाटर मिलाया, क्विक लाइम में वाटर मिलाया तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में देखो हीट निकल रही है, आग, साथ में क्या निकल रही है भाई? हीट निकल रही है, साथ में हीट निकल रही है। ये थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम प्लस वाटर, आपको क्या मिला? आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम, साथ में हीट निकली। ये आपके पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा बर्निंग कोल, C+O2 क्या मिला आपको? C+O2 मिला आपको CO2, बर्निंग ऑफ कोल। वाटर का फॉर्मेशन भाई, H2+O2 मिलकर क्या बना आपको? क्या मिल गया आपको? वाटर मिल गया। दो प्रोडक्ट, मतलब दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपका सिंगल, तो मैनी रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, आपको समझ में आ गई होगी। एक्टिविटी 1.4 ये भी आपको समझ में आ गई होगी, सिलेक्ट लाइफ ऑफ फॉर्मेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे इसका जस्ट उल्टा कि मैनी रिएक्टेंट, अरे नहीं भाई, मैनी रिएक्टेंट तो कॉम्बिनेशन में होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट एंड मैनी प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, हम उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। बेटा ये तीन टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो फटाफट इसको ऐसे समझते हैं। वन आपके पास में क्या हो? रिएक्टेंट, एंड मैनी क्या हो आपके पास में? प्रोडक्ट। वन रिएक्टेंट मैनी प्रोडक्ट, जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा। एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट, ये आपकी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये तीन टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है, सोचो थर्मल मतलब थर्मामीटर, मतलब टेम्परेचर, करेक्ट? कि जब हमारी रिएक्शन टेम्परेचर से ब्रेक डाउन हो, मतलब जब हमारे जो रिएक्टेंट है वो टेम्परेचर से ब्रेक डाउन होकर कई सारे प्रोडक्ट बनाए, तब हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है FeSO4, फेरस सल्फेट को आपने क्या किया? थर्मल, गर्म करा, उसको हीट दी, गर्म करने पर क्या हुआ? वो आपका कई सारे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया, Fe2O3 SO2 SO3 इन सब में ये ब्रेक डाउन हो गया। फोटो
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब आपकी रिएक्शन सनलाइट में हो। फोटोलाइटिक मतलब जब आपकी रिएक्शन सनलाइट में हो। अब फोटो सनलाइट कैसे याद रखोगे? अरे हमारी फोटो कब अच्छी आती है? जब सन की लाइट हो, अंधेरे में थोड़ा ना हमारी फोटो अच्छी आती है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट में जब रिएक्शन होती है, सनलाइट में जब वो एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो जैसे हमारा बहुत फेमस रिएक्शन आती है एग्जाम में, इसलिए फेमस बोल रही हूँ। 2AgCl, AgCl देखो आपका ऐसा होता है सिल्वर क्लोराइड, आपको Ag और Cl2 में अलग अलग आपका मिल जाता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम फोटो खींचने के लिए। इस रिएक्शन का यूज फोटो में काम आता है। भाई अब आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक जब इलेक्ट्रिसिटी से, जब बिजली की हेल्प से आप रिएक्शन को ब्रेक डाउन करें, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करें, रिएक्टेंट को तोड़कर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, तब हमारी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे वाटर, भाई H2O को आप अलग कर दें, H2 अलग कर दें, O2 अलग कर दें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिस्प्लेस करना, किसी चीज को रिमूव करना। कैसे होता है भाई रिमूव? एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है दूसरे एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से एक एलिमेंट उससे उसको रिमूव कर देता है। अच्छा कौन रिमूव कर पाएगा? जो ज्यादा पावरफुल होता है। सही बात है ना, ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो इजीली उसको रिमूव कर देगा, इजीली उसको डिस्प्लेस कर देगा। यही काम यहाँ पर भी होता है। तो डिस्प्लेसिंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। एलिमेंट बीइंग डिस्प्लेस, ज्यादा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। सही बात है। जैसे भाई एक्टिविटी 1.9 है, आपको समझेंगे कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब ये भी समझेंगे, लेकिन पहले मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को समझो और याद करो। देखो बहुत फेमस से ये ट्रिक है, आप सबको याद होगी कि भाई कटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? Hg मतलब मरकरी, क्यों मिली ओडी, क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी? कटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली ऑल्टो, या फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर कोटेड ओडी। तो ये आपके पास में ट्रिक है। ये सारे होते हैं मोस्ट रिएक्टिव, ये होते हैं लिस्ट रिएक्टिव। ये आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अब सोचो आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन कहां पर है? देखो आयरन है यहाँ पर, एंड कॉपर कहां पर है? यहाँ पर। कॉपर तो नीचे है ना, लेस रिएक्टिव है, तो आयरन ज्यादा पावरफुल, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल, समझ में आना चाहिए आपको, है ना। कमेंट में मुझे यस और नो बताते रहना। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी आपकी, इसको समझते हैं। देखो पहले क्या था, आयरन अलग था, कॉपर सल्फेट अलग था, हमने इसको मिलाया, आयरन को इस कॉपर सल्फेट में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू ही होता है, ध्यान रखना। तो कॉपर सल्फेट के अंदर हमने इस आयरन को डाल दिया, 20 मिनट तक उसको छोड़ दिया। उसके बाद में क्या आता है? बाद में क्या रिजल्ट आता है? आयरन के पास में क्या जाता है? सल्फेट। आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है सल्फेट से, और खुद सल्फेट के पास में जाकर जुड़ जाता है आयरन सल्फेट, और यहाँ पर क्या बचता है? कॉपर। देखो ब्लू से इसका कलर कैसा हो गया? कलरलेस हो गया भाई, क्योंकि सल्फेट निकल गया इसके साथ से ना। तो कॉपर आपके पास में बचा, तो आपके पास में आयरन सल्फेट और क्या बचा? कॉपर। आयरन सल्फेट मतलब रिएक्शन क्या होगी? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट साथ में लिया, तो आयरन सल्फेट के साथ में आ गया और कॉपर को अलग निकाल दिया, क्योंकि मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, सिंपल, आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसे वाला, स्वैप कर देते हैं, एक दूसरे को वो एक्सचेंज कर लेते हैं, आयंस आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। जैसे भाई Na2SO4 है, Na2SO4 BaCl2। अब जो Na है ना, ये तो जुड़ जाएगा Cl के साथ में, Ba जुड़ जाएगा SO4 के साथ में। स्वैप, एक्सचेंज कर लिया, काम खत्म। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट है पर्सिपिटेशन रिएक्शन का, पूछते हैं एग्जाम में। पर्सिपिटेशन मतलब हमको पर्सिपिटेट की फॉर्म में मिल जाए। तो जो एग्जांपल है ना, ये व्हाइट पर्सिपिटेट मिल जाता है हमको BaSO4 का, तो इसलिए ये रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ पर्सिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो इसको कुछ अब ऐसे समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने क्या क्या लिया है भाई? आपके पास में पहले है
ए बी एंड प्लस सी डी, ए बी ए के साथ में जुड़ जाता है, अब आपके ए के साथ बी के साथ में जुड़ जाएगा, देखो सी ए के साथ में जुड़ जाएगा, डी पार्टनर आपस में स्वैप कर लिए। जैसे आपका Na2SO4 था, Na2SO4 के साथ में आपने क्या मिलाया, BaCl2 को मिलाया, तो आपका क्या जुड़ जाएगा, Na के साथ में Cl और B के साथ में SO4, B के साथ Ba के साथ में SO4, ये जो BaSO4 है ना, यही है आपका पर्सिपिटेट सॉलिड, आपको व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट मिल जाता है, व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट मिल जाता है, यह है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड पर्सिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज क्लियर। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स वाली रिएक्शन को। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, चलो ये आपको लिखा हो तो मिल जाएगा पीडीएफ में, मैं आपको इसको एक इमेज से समझाती हूँ फटाफट से। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जब साथ में होती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब क्या होता है इसका, रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जब दोनों बोथ टुगेदर, जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, बैलेंस बनाकर होता है, साइमल्टेनियसली होता है, तब हम उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। करेक्ट। तो रिडॉक्स रिएक्शन में समझते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। भाई ऑक्सीडेशन हमारा होता है ऑक्सीडेशन का बढ़ना, मतलब ऑक्सीजन के मोल एटम का बढ़ना और हाइड्रोजन का निकलना, रिमूव होना। जैसे भाई मतलब गेन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिडक्शन इसका उल्टा, रिडक्शन रिड्यूस, कम होना, किसका कम होना, भाई ऑक्सीजन का कम होना एंड हाइड्रोजन का बढ़ना, एंड हाइड्रोजन का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड भाई रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल समझो, अब समझते हैं रिडॉक्स का एग्जांपल। ZnO प्लस कार्बन हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास में आया Zn प्लस CO। देखो ZnO से क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, Zn से ऑक्सीजन यहाँ पर हटा, केवल Zn बचा, मतलब रिड्यूस हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। कार्बन से क्या हुआ, कार्बन में हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। तो जब रिड्यूस मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं तब हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो समझ में आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन बोथ टुगेदर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टुगेदर साइमल्टेनियसली, देन वी सेड या देन वी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का बढ़ना एंड रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का कम होना, जब ऑक्सीजन कम होगी वहां हाइड्रोजन बढ़ेगी, जहां हाइड्रोजन कम होगी वहां पर ऑक्सीजन कम होगी वहां पर हाइड्रोजन बढ़ेगी। इजी समझ में आ गया होगा। ये आपको ऑक्सीडेशन O2 बढ़ना, रिडक्शन O2 का कम होना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जब रिएक्शन होती है तो इफेक्ट क्या होता है भाई, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो साइड इफेक्ट पता है क्या क्या है उसके भाई, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, पहले कोरोजन को समझ लेते हैं। बेटा कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मेटल पर अटैक होता है, जब बाकी सब्सटेंसेस चारों तरफ होते हैं उसके, जैसे आयरन को बाहर छोड़ दीजिए आप, अब आयरन पर क्या क्या अटैक करेंगे, मॉइस्चर अटैक करेगा, उस पर कुछ एसिड अटैक कर सकते हैं, उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स, वही मॉइस्चर उस पर सराउंडिंग्स में होता है वो उस पर अटैक करेगा और मेटल इस धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन किसको बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर मेटल पर अटैक होता है, वो सब्सटेंसेस जो उसके चारों तरफ होते हैं, दैट इज कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गया। इम्पैक्ट क्या होते हैं बेटा, इसके कार बॉडीज जो होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, जो आयरन से बने होते हैं वो सब डैमेज होने लगते हैं, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए अब मैं इसको ऐसे समझाती हूँ आपको, ये रेंसिडिटी। अच्छा इससे पहले मैं आपको कोरोजन के बारे में समझा देती हूँ। देखो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब कोरोजन, आयरन ऑफ रस्ट, रस्ट होता है जो हमारा क्या होता है, ये हमारा आयरन है, ये स्टील है, ये रस्टिंग होने के बाद में आफ्टर कोरोजन क्या होता है, देखो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। कॉपर बेटा ऐसा होता है और ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कोट इसके ऊपर आ जाती है कॉपर के ऊपर कुछ समय बाद, और कॉपर जब रस्टिंग होता है। एंड सिल्वर आपका कितना सिल्वर कलर का ही होता है और बाद में क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इनको प्रिवेंशन की भी नीड पड़ती है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं रेंसिडिटी के बारे में भी। भाई रेंसिडिटी क्या होता है पता है आपको, रेंसिडिटी हम बोलते हैं कि व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट्स एंड जो हमारे पास में फैट्स और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है तो पता है क्या होता है, फूड खराब होने लगता है, फूड स्पॉइल होने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। दे बिकम रेंसिड, वो खराब होने लगते हैं, उनमें से स्मेल आने लगती है, देयर स्मेल एंड टेस्ट, उनका टेस्ट एंड स्मेल बदल जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इनके रोकने के तरीके भी हैं ऑब्वियस, जैसे समझो अगर मैं आपको बताऊं भाई
ऐसे समझो कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी। देखो ये प्रॉब्लम है कि आयरन स्टील पर रस्ट हो रहा है तो उसके प्रिवेंशन एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, है ना। और आपकी चिप्स खराब हो गई हैं अगर, तो भाई एयर टाइट स्टोरेज का यूज करो। अगर आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स वो हो रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन प्लस करो, फ्रेश रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। अच्छा, इससे पहले आपको प्रिवेंशन में यहाँ पर कुछ अच्छे से बता देती हूँ, आपको याद कर लेने प्रिवेंशन मेथड। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्जेक्ट दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद गैसेज लाइक नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द चिप्स। तो नाइट्रोजन गैस भरेंगे, जैसे चिप्स के अंदर भरी भी होती है नाइट्रोजन गैस, जिससे कि वो फ्रेश रहे लंबे समय तक। तो ये थे प्रिवेंशन भी आपके तरीके भी, मेथड ऑफ प्रिवेंशन भी, कैसे रोकना है इस ऑक्सीडेशन के साइड इफेक्ट्स को। कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में, एंड कोरोजन के बारे में आप भाई ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग करें, गैल्वेनाइजेशन करें, ये सारे आप प्रिवेंट वाले तरीके अपनाएं तो आपकी चीजें लंबे समय तक चलेंगी, आपकी चीजें खराब नहीं होंगी। ठीक है जी। अब फटाफट से हम समझ लेते हैं एक बार और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने समझाया था ना क्यों रब करते हैं जब एयर में, क्योंकि ऑक्सीडेशन उस पर ऐड हो जाता है उसकी लेयर। व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमको क्यों जरूरी करना होता है। वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन करो। रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी आउट होती है तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है, समझाएं। डिफरेंस समझाएं डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट का, कोरोजन रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ में, आइडेंटिफाई करें कौन सा ऑक्सीडाइजर कौन सा रिड्यूस, तो पहचान लेंगे। ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन, इसका उल्टा हाइड्रोजन के केस में भी याद कर सकते हो, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हाइड्रोजन कम होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो ये थे भाई आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। भाई आपको ये मैग्नीशियम रिबन क्लीनिंग, मैग्नीशियम रिबन का आपका एक्टिविटी, बैलेंस इक्वेशन, रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक, आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइप, रिडॉक्स आइडेंटिफिकेशन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, डिकम्पोजिशन वर्सेस कॉम्बिनेशन के टाइप्स, ये सब आपको आना चाहिए। ये फोकस करें एग्जाम में, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा। सीरियसली अगर ये पूरी वीडियो आपने अब तक देखी है तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है जो एग्जाम में आए और आपने ना पढ़ा हो। तो चैम ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।